स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो फिजिक्स में पाठ चल रहा है उस पाठ का नाम क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। और बुक कौन सा है? तो बुक है भारती भवन का, है ना। कौन सा बुक है बाबू? भारती भवन का बुक है। भारती भवन के बुक में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पार्ट 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहला जो लेसन था हमने क्या कवर किया था? तो प्रकाश का परावर्तन हमने कवर किया था, है ना। अब जरा देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कहीं कुछ कन्फ्यूजन ना हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ज़रा ध्यान से आप देखेंगे कि अगर प्रकाश की किरण आकर और किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण ये आई और इस सतह से टकराकर फिर वापस इसी दिशा में चली गई, ठीक है। यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या कहलाता है बाबू? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में होती क्या है? तो प्रकाश कहीं से आई और किसी सतह से टकराकर इधर चली गई। जैसे आप लोग बचपना में किए होंगे कि एक टॉर्च ले लिए और घर में एक गोदरेज लगा हुआ है और उसके शीशा पर हमने प्रकाश डाला, तो क्या होता था? वापस प्रकाश की रोशनी आ जाती थी। ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो फिर अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन में दो माध्यम देखने को मिलते हैं। कितने माध्यम देखने को मिलते हैं बाबू? दो माध्यम देखने को मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है? अब सपोज दैट कि ये अभिलंब है, ठीक है, और प्रकाश को यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था, तो प्रकाश क्या होती है? या तो ये अभिलंब की ओर आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि प्रकाश के दिशा परिवर्तन करने को ही प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तन कहते हैं। अब जरा आप ध्यान से इधर समझेंगे। अब इसमें भी अभिलंब होगा क्या? तो बिल्कुल इसमें भी अभिलंब होगा। ये जो बीच वाला आप भाग देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये अभिलंब कहलाता है। एक बात याद रखना है कि परावर्तन में होता क्या है? तो परावर्तन में दिशा परिवर्तन नहीं होता है। जिस दिशा से प्रकाश आई है किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके दिशा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है माध्यम की, तो आपको बैक क्लास में पढ़ाया गया है कि जो माध्यम होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक विरल होता है और दूसरा सघन होता है ना। एक विरल और दूसरा सघन होता है। अगर माध्यम में हम ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो हम ठोस के रूप में माध्यम में, पारदर्शक माध्यम के रूप में हम कांच को लेते हैं, यानी कि शीशा को लेते हैं। और उसके बाद गैस के रूप में हम किसे लेते हैं? वायु को लेते हैं। और द्रव के रूप में हम किसे लेते हैं? जल को लेते हैं। तो हमें पता है कि जो वायु है वो हमेशा विरल होती है, जो कांच है वो हमेशा सघन होती है, और जो जल है वो कभी विरल और कभी क्या हो जाएगी? सघन हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब आज हम कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, आज हम कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा उसको आप ध्यान में, ज़रा उसको आप याद कीजिए, क्योंकि बैक क्लास में इससे रिलेटेड कुछ तथ्य आपको पढ़ाए गए हैं कि क्या होता है कि जो आप प्रकाश की किरण को देख रहे हैं ये कभी अभिलंब के निकट आ जाती है और कभी अभिलंब से दूर चली जाती है। तो कब ये अभिलंब के निकट आती है और कब ये अभिलंब से दूर जाती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इसके बारे में विस्तृत क्लास बैक क्लास में आपको करवाया गया है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पर भी दे दिया जाए आपको, ताकि आपको समझने में फिर कहीं कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की किरण जब कैसा हो? तिरछा हो। प्रकाश की किरण कैसा हो? तिरछा हो। हम यहाँ पर क्या करते हैं? आकृति बनाते हैं, ठीक है, आकृति बना लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? दो माध्यम को ले लेते हैं। माध्यम नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम लेंगे। और यहाँ पर जो भी आपने बैक स्लाइड में देखा है कि जो किरण आ रही है तिरछा आ रही है, यहाँ पर भी जो किरण आ रही है कैसा आ रही है? तिरछा यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हैं ना, किरण कैसा है? तिरछा है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जितना तिरछा रहेगी यहाँ से निकलने वाला किरण भी उतना ही तिरछा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि सर इसका नाम क्या है? तो ये जो किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित
आपतित किरण, और इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक है, दोनों किरण का अपना अलग अलग नाम है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों पदों में जो किरण है वो कैसा है, तिरछा आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए, प्रकाश की किरण जब क्या हो, तिरछा हो, जब तिरछा है, इसके ठीक बीचों बीच हम क्या ले लेते हैं, इसके ठीक बीचों बीच हम यहाँ पर ले लेते हैं अभिलंब। क्या ले लेते हैं बाबू, अभिलंब ले लेते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। तो देखिए, जब तिरछी प्रकाश की किरण, जब तिरछी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाए, अब विरल कौन होता है, विरल कौन होता है और सघन कौन होता है, तो ये आपको बताया गया है। विरल का मतलब होता है वायु, और जब वायु विरल में है तो सघन में या तो पानी होगा या फिर कांच होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा जाए सघन और इधर लिखा जाए विरल, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सघन में कांच है, कांच है, तो विरल में क्या हो सकती है, या तो पानी और या फिर हवा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जब सघन की बात की जाए तो सघन में कांच है, सघन में क्या है, कांच है। विरल में देखा जाए तो विरल में वायु है और विरल में क्या है, वायु है, यानी कि हवा है। लेकिन पानी के बारे में बात किया जाए तो पानी कभी विरल है और पानी कभी सघन है। पानी सघन कब है, जब विरल के रूप में कौन आया, वायु आया, और पानी विरल कब हो गया, जब यहाँ पर सघन के रूप में क्या आया, कांच आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि अगर वायु के साथ पानी आएगा तो पानी हो जाएगा सघन, ठीक है, और अगर कांच के साथ पानी आएगा तो पानी हो जाएगा विरल। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पे की पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है ताकि आप कभी भूल ना पाए। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, विरल यानी कि वायु से, या तो वायु यहाँ पर क्या है, विरल है, तो विरल के बाद सघन क्या क्या हो सकता है, या तो पानी होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, कांच हो जाएगा। इस दोनों में से कोई हो सकता है सघन में। कब, जब विरल में कौन रहे, वायु रहे। तो सपोज दैट कि ऊपर वाला है वायु यानी कि हवा, और नीचे वाले को हम ले लेते हैं पानी। क्या ले लेते हैं बाबू, पानी ले लेते हैं। तो क्या होता है, जब विरल सघन में जाती है, सॉरी, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आई, यह है आपका विरल और नीचे वाला है सघन, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसे क्या करना चाहिए था, यहाँ से इस किरण को ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना निकल के ये अंदर की तरफ मुड़ेगी। कहाँ जाएगी बाबू, अंदर की तरफ मुड़ेगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, अब ये जो आप हवा देख रहे हैं ये है आपका विरल और नीचे वाला है आपका सघन। यानी कि जब तिरछी प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई, कहाँ से कहाँ में, विरल से सघन में गई, तो ये अभिलंब की तरफ, ये है आपका अभिलंब, ये है बाबू आपका अभिलंब। तो ये जो किरण आप देख रहे हैं किधर आई है, अभिलंब की तरफ आई है। परंतु क्या होगा, जब तिरछी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, जब कहाँ से, सघन से विरल में जाए, तब क्या होगा, जब सघन से विरल में जाती है तो जरा देख लीजिए। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं, और इसके बीचों बीच हम ये क्या ले लिए, नॉर्मल ले लिए, और एक यहाँ पर हमने यहाँ पे सतह बना दिया, और इस बार ऊपर क्या है, ऊपर वाला है सघन और नीचे वाला है विरल है। तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है, तिरछी यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, निकलना चाहिए था। परंतु आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण पहले सघन से विरल में गई, पहले कहाँ प्रवेश की होगी, प्रकाश की किरण पहले सघन में, और ऊपर वाला आप आकृति में देख रहे हैं पहले प्रकाश कहाँ आई है, विरल में आई है ना, और सेकंड वाला में पहले सघन में आई है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो प्रकाश अंदर की तरफ ना आकर बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। समझने में दिक्कत है क्या? लेकिन एक और प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरना चाहिए था। कौन सा प्रश्न? कि सर अगर क्या होगा कि अगर
हम यहाँ पर एक सतह लेते हैं जिसमें एक माध्यम ऊपर है और दूसरा माध्यम नीचे है, विरल और सघन कहीं पर भी हो, और प्रकाश तिरछा ना आकर कैसा आ जाए, सीधा आ जाए। प्रकाश तिरछा ना आकर कैसा आ जाए, सीधा आ जाए। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, माध्यम कोई भी हो और प्रकाश अगर तिरछा ना आकर कैसे आए, बिल्कुल सीधा आ जाए, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश बिल्कुल सीधा आ जाए तो यहाँ पर ये जो अभी आप देख रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश की जो दिशा परिवर्तन हुई है ना, यहाँ पर प्रकाश को सीधे निकलना चाहिए था लेकिन अंदर आ गई, और यहाँ पर प्रकाश को सीधा निकलना चाहिए था लेकिन बाहर चली गई। तो इस प्रकार प्रकाश के दिशा परिवर्तन को ही, प्रकाश के दिशा परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परंतु क्या होगा, अगर प्रकाश सीधे आ रही है तो प्रकाश ऐसे सीधे ही चली जाएगी, यहाँ पर दिशा परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश कैसे पड़े, लंबवत पड़े। क्या पड़े बाबू, लंबवत पड़े, लंबवत पड़े तो क्या होगा, यहाँ पर जो अपवर्तन है ये अपवर्तन नहीं हो पाएगा। अपवर्तन नहीं हो पाएगा कहने के पीछे यही मंशा है कि यहाँ पर प्रकाश के दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट किसी को भी समझने में, किसी भी बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन है क्या, नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, जरा देख लीजिए। अगला हमें पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। चलिए ध्यान से समझिए कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। तो आंसर में आप देखेंगे, आंसर में आप देखेंगे बाबू कि पार्श्विक विस्थापन कांच की आयताकार स्लैब, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये कांच की आयताकार स्लैब ही तो है, लिखा हुआ है कांच की सिल्ली, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये क्या है, कांच की सिल्ली है। कांच की सिल्ली किसे कहते हैं, यानी कि शीशा का एक चरखूट टुकड़ा है। क्या है, शीशा का एक चरखूट टुकड़ा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि पार्श्विक विस्थापन की पार्श्विक विस्थापन कांच की आयताकार स्लैब जैसी पारदर्शी शीट, और जो कांच होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसमें प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड इजीली आ जा सकता है या नहीं, आ जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये है कांच, अगर कांच है तो ये कौन सा माध्यम है बाबू, तो ये है आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है बुआ, ये आपका सघन माध्यम है। और ऊपर है हवा, तो ऊपर वाला माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किरण तिरछा आ रही है तो यहाँ पर अपवर्तन होगा ही होगा, होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा ही होगा। यानी कि यहाँ पर प्रकाश की जो दिशा है उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि पार्श्विक विस्थापन कांच की आयताकार स्लैब जैसी पारदर्शी शीट से प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, मैं बोला हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन होगा, अब कैसे प्रकाश का अपवर्तन इसमें हुआ है इसे भी आप देख लीजिए। अपवर्तन के दौरान आपतित किरण की मूल दिशा और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी है। अब जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रकाश ऐसे आया, आया ना, ऊपर वाला माध्यम क्या है बुआ, विरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है, हवा उपस्थित है। यहाँ पर क्या उपस्थित है, हवा उपस्थित है। तो ये कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम हो गया। और उसके बाद नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे यहाँ पर कांच लगा हुआ है, तो कांच कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो जैसे ही विरल से सघन में आती है, जैसे ही विरल से सघन में आती है, तो जरा आप देखिए, जब विरल से सघन में प्रकाश आती है, विरल से सघन में आती है तो कहाँ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ जाती है बाबू, आप देखेंगे यहाँ पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब क्या होना चाहिए था बुआ, यहाँ पर अभिलंब ये होना चाहिए था। तो ये इस प्रकाश को क्या करना चाहिए था, ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाकर अभिलंब की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ गई। मुड़ी या नहीं मुड़ी, मुड़ गई ना। और उसके बाद देखिए अब फिर से नीचे क्या है, फिर से नीचे है वायु।
अब फिर से जो माध्यम मिला ये कौन सा मिला, फिर से ये विरल माध्यम मिल गया। तो जब सघन से विरल में प्रकाश प्रवेश करेगा, कहाँ से, अब ये सघन से विरल में फिर से प्रकाश जा रहा है, ये सघन माध्यम में प्रकाश है, यहाँ से ये विरल माध्यम में जा रहा है। तो जब सघन से विरल में प्रकाश जाती है तो क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ चली जाती है बाबू, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश बाहर की तरफ निकल गया। अब जरा मुझे बताइए, अगर इस प्रकाश, ये जो प्रकाश यहाँ पर आई है, अगर इसको सीधा तरीका से देखा जाता, अगर इसको सीधा तरीका से देखा जाता तो प्रकाश यहाँ पर निकलती ना, और यहाँ जो किरण निकली है अगर ये सीधा जाती तो कहाँ पर जाती, यहाँ पर जाती। तो इस दोनों रेखाओं के बीच में जो अंतर आता है, इस दोनों रेखाओं के बीच में जो अंतर आता है, इसी अंतर को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। किसी बच्चे को कुछ समझने में कन्फ्यूजन है कुछ परेशानी नहीं ना, यहाँ पर बताइए, किसी को कन्फ्यूजन है क्या कुछ, ऊपर वाला माध्यम विरल, ये सघन और ये विरल, जब विरल से सघन में प्रकाश प्रवेश की तो ये अभिलंब की ओर आ गई, और जब सघन से फिर से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। अगर इस रेखा को, ये जो किरण है इसे हम सीधा सीधा देखते तो ये यहाँ पर आता, और अगर इस किरण को हम सीधा सीधा देखते तो अगर हम यहाँ से किरण को डालते तो यहाँ सीधा ये निकल जाती। अब इस दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं बुआ, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन के तौर पे कि बुआ बताइए वह कौन सा माध्यम है, वह कौन सा माध्यम है, वह कौन सा माध्यम है जो कभी, वह कौन सा माध्यम है जो कभी विरल तो कभी सघन रहती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। बिल्कुल अपराइट है, क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ये जो पानी है जिसे हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं, और ये किस प्रकृति में आता है, तो ये क्या है, ये है द्रव। जो द्रव है ये कभी क्या हो सकती है, विरल तो कभी सघन। वह कौन सा माध्यम है जो हमेशा विरल होगी, तो हवा हमेशा क्या हो जाती है बाबू, विरल हो जाती है। जो हवा है वो हमेशा क्या होगी बुआ, विरल होगी। और अगर कांच के बारे में बात किया जाए, यानी कि ठोस के बारे में बात किया जाए, तो ठोस हमेशा क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। इसे हम गैस कह सकते हैं, गैस हमेशा क्या होती है, विरल होती है। और जो द्रव है वो कभी विरल और कभी सघन होती है। कब विरल और कब सघन, तो अगर द्रव हवा के साथ आए तो सघन हो जाती है, अगर द्रव हवा के साथ आए तो सघन हो जाती है, और द्रव अगर कांच के साथ आ जाए, किसके साथ आ जाए, कांच के साथ आ जाए, तो ये क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा या नहीं। अगर उतना कन्फ्यूजन है तो एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट नोट कर लेंगे। क्या पॉइंट नोट करेंगे, तो आप यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या है, पानी है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव कह सकते हैं। इधर है हवा, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है, और इधर है कांच, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम कहते हैं ठोस। अब सीधी सी बात है कि अगर पानी हवा के साथ आया तो अभी पानी क्या है, अभी पानी है सघन। क्या है बाबू, सघन। और अगर पानी किसके साथ आया, कांच के साथ आया, तो अब पानी क्या हो गया, विरल। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। पार्श्विक विस्थापन आपने देख लिया। पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, तो लाइनिंग का जो डिफरेंसेस मिलता है उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। वजह यह है कि अगर आप एगो आयताकार शैली लेते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार। कितने बार, 2 बार। एक बार जब प्रकाश यहाँ से यहाँ पर आया, यानी कि विरल से सघन में आया, और दूसर का जब सघन से विरल में गया, तो एक बार अपवर्तन यहाँ पर और दूसरा अपवर्तन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए,
आपने पढ़ा था, आपको समझाया गया था कि अगर शून्य में प्रकाश के चाल की बात की जाए, शून्य बोले तो जहाँ कुछ भी नहीं हो, निर्वात हो, तो क्या होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर द्रव में प्रकाश की चाल बोला जाए तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर ठोस की बात, अगर यहाँ पर ठोस की बात की जाए तो ठोस में प्रकाश की चाल क्या होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना? यही होती है ना, या कुछ और होती है बाबू? नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, अब कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक को हम क्लियर कर लेते हैं। जरा आप यहाँ देखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, जैसे ही शून्य में प्रकाश की चाल बोले हम कहेंगे कि मुझे याद है शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि शून्य में प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर सकती है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अब जो माध्यम ले लिया जाए, शून्य के अलावा जो माध्यम ले लिया जाए, द्रव ले लिया जाए या फिर ठोस ले लिया जाए, जो माध्यम लिया जाए उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है बाबू? बट्टा। के बट्टा को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप डेफिनेशन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल क्या है 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, अगर उसे हम नीचे लिख देंगे और जो आंसर आएगा वो उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब चलिए इसे फार्मूला की सहायता से समझ लेते हैं। किसी माध्यम का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है तो उसे हम किस चीज़ से दिखाएंगे? n से दिखाएंगे। तो इसमें होता क्या है, तो शून्य में प्रकाश की चाल जिसे हम c से दिखाते हैं और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम cm से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपके अपवर्तनांक को निकालने का फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि जब हम शून्य में प्रकाश की चाल से उस माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग दे देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, इधर समझिए, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए, आपको कहा जाए कि काम कीजिए, आप कांच का अपवर्तनांक बताइए कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, ये आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कांच में प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। तो कांच क्या है? कांच है ठोस। तो ठोस में प्रकाश की चाल क्या है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल। बताइए शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछ किस में रहा है? कांच में। तो यहाँ देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है बाबू? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको निकालना क्या है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। तो आपको निकालना है Ng। क्या निकालना है बाबू? Ng। N से अपवर्तनांक और G फॉर ग्लास, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक, यानी कि कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना, इसे मिटा सकते हैं। अब जरा आप यहाँ देखेंगे, आप बताइए शून्य में प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख
और बट्टा में कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, और जब 2 से 3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, यही हो जाएगा इसका अपवर्तनांक और आंसर। समझने में किसी बच्चा को कुछ कन्फ्यूजन है? समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। इस पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में बढ़िया से सजा कर लिख लेंगे ताकि जब रिवाइज करना हो तो आपको कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है।